Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue our chapter 6, which was about the documentation in which we have studied that why documentation is so important and why documentation of an accounting information system is important for different stakeholders in the organization and how it is going to be helpful. So we have discussed about that the benefits are as follows, like depicting how the system works. The second one was training the users which are literally involved with the system, the accounting information system which is developed by the organization. This document will be helpful in training those users. Then we have studied that designing new system is also easier if you have documented your process controls and the data flows and everything. So if the document is available for your system, how it works, you can easily design a new system. फिर हमने पढ़ा था बेटा कि कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. हम इसमें अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हुई होगी, अगर आपके पास देखें घर का नक्शा बना हुआ हो और आपको पता हो कि पाइपलाइंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, तो अगर कोई फॉल्ट आता है तो यू कैन इजीली ट्रेस दैट फॉल्ट. बट इफ दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल तो आप लोगों को मुख्तलिफ जगहों से उसको तोड़ना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, तो आपकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कॉस्ट जो सी है वो काफ़ी बढ़ जाती है. तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स को. फिर हमने पढ़ा कि जी स्टैंडर्डाइजेशन, कम्युनिकेशन विद अदर्स. ये बेटा किसका माइक ऑन है? ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो उनसे हैं वो उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है. फिर बिजनेस प्रोसेसेस को, तो सो ऑन वी हैव सो मैनी बेनिफिट्स अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन. फिर हमने बताया कि प्राइमरी मेथड्स क्या हैं, जिसके अंदर हमने डाटा फ्लो डायग्राम की बात की. डाटा फ्लो डायग्राम इज बेसिकली a pictorial representation of your system. So system designer basically draw the data flow diagrams in development processes. This is a tool which analyze the existing system and planning aid for creating a new system. तो ये हमारा डाटा फ्लो डायग्राम्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये हम अपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके प्रोसेसेस को डिजाइन करते हैं ऑन पेपर, और हम उस एग्जिस्टिंग सिस्टम से प्लान करते हैं कि हाउ आवर न्यू सिस्टम विल वर्क एंड हाउ टू क्रिएट आवर न्यू सिस्टम. देन डाटा फ्लो डायग्राम्स की कुछ सिंबल्स की हमने बात की, जिसके अंदर हमने कहा कि ये जो हम एक ये चार कोनों वाला बॉक्स हम यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल एंटिटी के लिए यूज करते हैं. डाटा फ्लो के लिए हम एरो का सिंबल यूज करते हैं. सर्कल्स हम यूज करते हैं इंटरनल एंटिटी के लिए, जिसके अंदर फिजिकल डीएफटीज या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस की हम बात करते हैं लॉजिकल डीएफटीज में. फिर हमने ये टू पैरेलल बार्स या ये हमने टू पैरेलल बार्स विद वन साइड क्लोज हमने कहा ये डाटा स्टोर फाइल के लिए यूज होती है. तो ये कुछ सिंबल्स हैं, और इसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी एक डाटा फ्लो डायग्राम की तरफ. तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ एंटिटीज मौजूद हैं, जिसमें टाइम कीपिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं. तो टाइम कीपिंग जब हम करते हैं तो टाइम कीपिंग का टाइम कार्ड जो सा है, टाइम कार्ड डाटा जो सा है वो ट्रांसफर किया जाता है पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम को. इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स वाले जो से हैं वो आपको किस सैलरी पे रखा गया है, किस पेरोल पे रखा गया है, वो पेरोल जो सी है उसका सारा डाटा पेरोल मैन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ जाएगा. पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम जब इस पे सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो वो बेसिकली तीन आउटपुट्स क्रिएट करेगा. फर्स्ट आउटपुट इज द पे चेक विच इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय के पास जाएगा जिससे वो अपनी सैलरी ड्रॉ करेगा. सेकेंड इज द पेरोल समरी विच इज रिलेटेड टू द टॉप मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट को पता हो कि हमने कितनी सैलरीज दी हैं, क्योंकि आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी शो होती हैं, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में और लेबर में और सैलरीज में.
तो फिर उसके बाद थर्ड जो आउटपुट है दैट इज अबाउट द टैक्स इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द अदर एक्सटर्नल गवर्नमेंट एजेंसीज के गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक टैक्स वगैरह लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। सर ये एक मिनट सर रिवाइज करना चाहिए। क्या चीज रिवाइज करूंगा? सर ये ग्रुप में जी सर ये ग्रुप में काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइट ऑफ है, पीआर का भी है, उसके अलावा भी मैसेजेस हैं कि लाइट ऑफ है। तो बेटा इट्स ओके, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा बाद में, ठीक है? ओके सर, ओके ओके चलें आगे चलते हैं। ये इसको मैं रिपीट करता हूँ, ये कोई बच्चा कह रहा था कि इसको रिपीट कर दें जरा। ये बेटा एक डाटा फ्लो डायग्राम हमने बनाई है, ठीक है, डीएफडी जिसको बोलते हैं। ये डाटा फ्लो डायग्राम में अगर आपको नजर आ रहा हो लेफ्ट साइड पे आपके दो एक्टर्स मौजूद हैं, टाइम कीपिंग है और ह्यूमन रिसोर्स है। ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर टाइम कीपिंग का डाटा हमने रखा हुआ है। जब टाइम कीपिंग हम करते हैं तो टाइम कार्ड डाटा बनाते हैं हम, हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग एक डाटा बनेगा जिसके अंदर उसने कितनी देर के लिए काम किया, कितने घंटे उसने काम किया, तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। तो जब भी आपकी पेरोल प्रोसेसिंग होती है तो उसमें हमें ये तमाम डाटा चाहिए होता है कि आपको टाइम रिकॉर्ड कितना है, इस बंदे ने कितनी देर काम किया। सेकंड डाटा जो आपको चाहिए होता है दैट इज फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसमें हम ये देखते हैं कि इस बंदे को हमने पर आवर कितने रुपीस पे रखा था, इसकी सैलरी क्या है, इसकी वेज क्या है, इसका पर आवर रेट क्या है। तो जब हम ये डाटा हमें चाहिए पेरोल प्रोसेसिंग के लिए तो हम ये दोनों डाटा जो उनसे हैं एज एन इनपुट पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम को देंगे। पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम जब इस पे प्रोसेस करेगा तो एक्चुअली वो प्रोसेस किस लिए कर रहा है, वो तीन आउटपुट्स क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर एक है पे चेक, सेकंड इज पेरोल समरी एंड थर्ड इज द टैक्स इंफॉर्मेशन। पे चेक जो वो बनाएगा वो आउटपुट जो सी है वो बेसिकली एम्प्लॉयज को चाहिए, एम्प्लॉयज उसके थ्रू अपना पे जो सा है वो विड्रॉ करेंगे। Second is the payroll summary, which is related to the top management because they have to decide and they want to know about the pay, that how much salaries they have given to their employees. Third is the tax information कि जो भी एम्प्लॉय आपसे सैलरी ले रहा है उसका कोई टैक्स डिडक्शन भी होगी अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो उनकी है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है, उनके लिए एक रिपोर्ट क्रिएट की जाती है, एक आउटपुट क्रिएट की जाती है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज को भेज दी जाती है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा इन डिटेल उसने किया, इसको थोड़ा सा उन्होंने देखें बीच में एक्टर्स शामिल किए हैं, वही सेम है, इसको दोबारा हम देखते हैं। कहता है कि जी टाइम कीपिंग है, टाइम कीपिंग से हमने जैसे पहले पढ़ा टाइम कार्ड डाटा जो सा है वो हमने भेजा। सेकंड हमने भेजा ह्यूमन रिसोर्स पेर टोल चेंज डाटा भेजा। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास डाटा क्लर्क आ गया है। डाटा क्लर्क जो है वो बेसिकली क्या करेगा, डाटा एंटर करेगा, जो कि हमने पीछे बताया, हमने डायरेक्ट पेरोल एंट्री की तरफ भेज दिया था पेरोल प्रोसेसिंग की तरफ, बट यहाँ पे हम पेरोल प्रोसेसिंग की तरफ नहीं भेज रहे, हम डाटा एंट्री क्लर्क की तरफ भेज रहे हैं। तो क्लर्क ने डाटा एंटर किया और वो पे वीकली पेरोल डाटा एंड चेंजेस जो सी एक हमने रिपोजिटरी बनाई है, एक फाइल क्रिएट की है, उसके अंदर वो डाटा स्टोर हो गया। अब वो डाटा जो स्टोर हुआ है वो डाटा जाएगा पेरोल मास्टर फाइल की तरफ। पेरोल मास्टर फाइल में वो डाटा स्टोर हो जाएगा और वो डाटा जो सा है पेरोल मास्टर फाइल से फिर पेरोल डाटा जो सा है वो पेरोल कैशियर की तरफ जाएगा जो कि हमारा पे चेक बनाएगा और एम्प्लॉइज को दे देगा। सेकंड है पेरोल समरी जो एज इट इज हमारी चली जाएगी मैनेजमेंट के पास। और थर्ड इज द टैक्स इंफॉर्मेशन, वो टैक्स अकाउंटेंट के पास जाएगी। टैक्स अकाउंटेंट जो सा है वो पेरोल टैक्स इंफॉर्मेशन जो सी है आगे ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ। यहाँ तक बेटा किसी को बात ना समझ आई हो?
क्यों बेटा? यहाँ तक सब इसका क्लियर ठीक है? है यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। ओके, दैट्स फाइन। चलें आगे चलते हैं हम लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम की तरफ। This is going to be the last topic in this chapter which we will study। तो आप लोगों को इतना पता होना जरूरी है। लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम जो सा है, इसके अंदर हम कुछ थोड़ी सी और चेंजेस करेंगे कि हम यहाँ पे अब देखें वही हमने काम किया है, टाइप कीपिंग से टाइम का डाटा जो सा है वो जा रहा है, लेकिन हमने रिप्लेस कर दिया है एक्टर्स को विद द प्रोसेसेस। टाइम कीपिंग डाटा जो सा है वो टाइम का डाटा गया, और यहाँ पे हमने देखें ये प्रोसेस एम्प्लॉयज आर वर्कड, ये हमने प्रोसेस लिख दिया, और यहाँ से हमारा जो डाटा आगे रिफाइन होके गया दैट इज एम्प्लॉयज आर डाटा, और वो चला गया सेव हो गया पेरोल मास्टर फाइल में। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स से हमारा डाटा आया पेरोल चेंज डाटा का, हमने प्रोसेस किया पेरोल चेंज डाटा को, और स्टेटस और रेट डाटा जो सा है वो हमने स्टोर कर लिया पेरोल मास्टर फाइल में। अब यहाँ से आगे काम शुरू होता है हमारा, जो हमने प्रोसेस करना है पेरोल को। मास्टर फाइल से पे चेक का डाटा जो सा है वो जाएगा प्रोसेस पे चेक में, और यहाँ से वापस जो प्रोसेस्ड पेरोल इंफॉर्मेशन है वो दोबारा हम स्टोर करेंगे फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन इन द पेरोल मास्टर फाइल। इससे सेकंड स्टेप पे अगर आप देखेंगे तो जो आपको ये नजर आ रहा है, तो पे चेक जो सा है वो हमारा एक आउटपुट क्रिएट होगी पे प्रोसेस पे चेक से, वो जाएगी एम्प्लॉइज की तरफ। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो जाएगी कि जब हम पेरोल जो भी हम कोई रिपोजिटरी बनाते हैं या कोई हम फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करना है, तो हमेशा उसमें से इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ लाइंस क्रिएट होंगी, बोथ एरोज हमें बोथ डायरेक्शंस में मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिंगुलर हो। ठीक हो गया? सेकंड साइड पे अगर हम देखें, जब हम आते हैं इस साइड पे पेरोल इंफॉर्मेशन वाली साइड पे, तो यहाँ पे हमें सिंपल पेरोल इंफॉर्मेशन है जो हमने इस सारे पिछले प्रोसेस से क्रिएट की है, प्रोसेस किया है पेरोल रिपोर्ट को, टैक्स इंफॉर्मेशन जो सी हमने गवर्नमेंट को पहुंचा दी, और पेरोल समरीज जो सी हमने वो मैनेजमेंट को पहुंचा दी। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ अगर हम देखें, तो हम सिर्फ एक प्रोसेस को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें पेरोल मास्टर फाइल से जो पे चेक डाटा है वो हमने दे दिया आगे, और उसके बाद एक प्रोसेस है जिसका नाम है कंप्यूट ग्रॉस पे, हमने उसे कंप्यूट किया। फिर उसके बाद हमने पे चेक डाटा विद ग्रॉस पे जो सा है उसको हमने पेरोल की तरफ भेजा, वहां पे हमने डिटेक्ट किया जो पेरोल डिडक्शन होनी थी, कंप्यूट पेरोल डिडक्शंस, हमने डिडक्शंस की। उसके बाद पे चेक डाटा विद ग्रॉस पे एंड डिडक्शंस हमने भेज दिया नेट पे की तरफ, और अगला प्रोसेस था कंप्यूट नेट पे, उसने नेट पे दी बनाई, और नेट पे का डाटा जो सा है वो उसने प्रिपेयर पे चेक के प्रोसेस की तरफ भेज दिया, जिसने अब यहाँ से दो इंफॉर्मेशन निकाली, एक पे चेक बनाया और एक प्रोसेस पेरोल इंफॉर्मेशन बनाई, जो कि हमारी मास्टर फाइल में सेव हो गई, और पे चेक जो सा है वो एम्प्लॉइज को दे दिया गया। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे हम आगे थोड़ी सी गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस अबाउट ड्राइंग अ डाटा फ्लो डायग्राम। इसके अंदर सबसे पहले वो बात करता है कि अवॉइड करें डिटेल इन हाई लेवल डीएफडी 0 एंड 1 लेवल। जैसा कि हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं की, हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रोसेसेस रखे हैं। फिर कहता है एज अ जनरल रूल ईच लॉजिकल डीएफडी शुड कंटेन बिटवीन 5 to 7 प्रोसेसिंग सर्कल्स। आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 7 और कम से कम 5 जो प्रोसेसेस बनाने हैं एक डीएफडी क्रिएट करते हुए। तो ये एक बड़ी सिंपल सी गाइडलाइन है कि आप कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए कोशिश करें 5 to 7 प्रोसेसेस आपके एक पिक्चर में हो। डिफरेंट डाटा फ्लो डायग्राम फ्लोज शुड हैव डिफरेंट नेम्स।
तो ये तो हमेशा से बड़ा इजी है कि आप लोगों को चाहिए कि नाम जो उनसे हैं वो डिफरेंट रखें अपने डिफरेंट डाटा फ्लोज के, ताकि आपस में उन्हें कंफ्यूज ना कर लें। फिर वो कहता है कि जब तक कि एक्सटर्नल सिस्टम आर्काइविंग ना हो, जिस तरह के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस पिक्चर में आपके पास एक्सटर्नल आर्काइविंग है। जिस तरह ये टैक्स इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को गई है, पेरोल समरी मैनेजमेंट को गई है, यहाँ से वापस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पे अगर इस प्रोसेस की हम बात करें तो ये एक्सटर्नल नहीं था, तो यहाँ से दोनों तरफ आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो वो कहता है कि जब तक के एक्सटर्नल आर्काइविंग ना हो, एक्सटर्नल डाटा भेजाना गया हो, तब तक आपकी जो सी है इनटू और आउट टू दोनों एरोज आपके बनेंगे। जब भी आप कोई डाटा फाइल क्रिएट करेंगे तो डाटा फ्लो बोथ वेज होगा। इवन इफ अ फाइल इज टेम्पररी, इट इज यूजुअली डिजायरेबल टू इंक्लूड इट इन अ डीएफटी। अगर कोई आप फाइल किसी वक्त टेम्परेरी भी क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेम्परेरी फाइल को भी डीएफडी में बनाना जरूरी होता है, ताकि आपको ये पता लग सके कि इसका डाटा फ्लो किधर किधर जा रहा है। फिर वो कहता है क्लासिफाई करें अपने एक्सटर्नल और इंटरनल रेसिपिएंट्स को, कि सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज मौजूद हैं, कौन सी इंटरनल एंटिटीज हैं, कौन सी एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, ताकि आपका डीएफडी जो आप डाटा फ्लो डायग्राम बना रहे हैं वो क्लियर हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इसी तरह वो कहता है क्लासिफाई करें आप पर्सोनल और डिपार्टमेंट्स को, ताकि प्रोसेस जो डाटा है उसको हम इंडिविजुअली एनालाइज कर सकें। आपने 2-3 चीजें जो हैं यहाँ पे एनालाइज करनी है। पहली है इंटरनल एंटिटीज, सेकंड है एक्सटर्नल एंट्रीज, फिर पर्सोनल्स, डिपार्टमेंट और प्रोसेस, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, कौन कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व हैं उन प्रोसेसेस में, कौन कौन से बंदे इन्वॉल्व हैं। जिस तरह की हमने डाटा एंट्री क्लर्क की बात की थी, वहां पे पेरोल प्रोसेस क्लर्क की बात की थी, टैक्स अकाउंटेंट की बात की थी। तो ये तमाम वो पर्सोनल हैं जो कि उन प्रोसेसेस के साथ इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, जो कि जिस तरह टैक्स डिपार्टमेंट होगा, जिस तरह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तो वो मुख्तलिफ के साथ प्रोसेसेस के साथ इन्वॉल्व होंगे। ओके, आगे चलते हैं हम फ्लो चार्ट की तरफ। तो ये आप देखेंगे, अभी हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट का आपको मैं दिखाता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ सिंबल्स हैं, जिसमें स्टार्ट का सिंबल है कि ये स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट और टर्मिनेट, ताकि हम बता सकें कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सेकेंड इज द डायमंड सिंबल विच इज़ कॉल्ड CN सिंबल। थर्ड इज द पेरोल प्रोग्राम, के ये जो आपके पास रेक्टेंगल एक आपको नजर आ रही है, तो ये बेसिकली प्रोसेसिंग फंक्शन के लिए यूज होती है। फिर आपके पास एक रोम्बस नजर आ रहा है आपको, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको इनपुट टाइम कार्ड डाटा फॉर एन एम्प्लॉय लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होगी। फिर आपके पास एक रिपोर्ट आ रही है, ये हमारी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है ये वाला सिंबल, कि अगर आपने रिपोर्ट क्रिएट की है, प्रिंट की है हार्ड कॉपी में, तो आप उसको इस तरह से शो करेंगे। आपने जब अपनी रिपोजिटरी बनानी है, ऑनलाइन स्टोरेज या डिस्क स्टोरेज की बात करनी है, तो आपने ये वाले सिंबल यूज करने हैं। अगर आपने स्क्रीन डिस्प्ले, सॉफ्ट डिस्प्ले की बात करनी है, तो ये वाला आप सिंपल डिस्प्ले करेंगे। अगर आपने मैनुअल कीइंग ऑपरेशन यूजिंग एन ऑनलाइन टर्मिनल और माइक्रो कंप्यूटर की बात करनी है, तो इस तरह का आप डाटा यूज करेंगे। ये आपकी कम्युनिकेशन लाइंस इस तरह से बनेंगी। और ये आपके पास एक एनोटेशन सिंबल आ गया कि अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई नोट्स क्रिएट करने हैं किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए, जो कि एक्चुअली प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो आपको जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखें हमने जो अभी ऊपर किया था, ऊपर बनाया था, वो था डाटा फ्लो डायग्राम।
Here is the flow chart. फ्लो चार्ट क्या कर रहा है, देखें, टाइम कार्ड एंड पेरोल चेंजेस, ये वाला सिंबल जो सा है हमने यहाँ पे देखें कहा था, दिस इज फॉर इनपुट। हम इनपुट देंगे इस फ्लो चार्ट में कि क्या पेरोल में चेंजेस आई हैं, क्या डाटा में चेंजेस आई हैं, वो हम डाटा एंटर करेंगे। ये आगे देखें, ये प्रोसेस का हमने कहा था कि प्रोसेस का है, ये प्रोसेस करेगा कंप्यूटर यूजिंग पेरोल प्रोग्राम्स। तो ये कंप्यूटर जो सा है वो पेरोल प्रोग्राम्स को यूज करके इसको प्रोसेस करेगा और पेरोल मास्टर फाइल से डाटा रिट्रीव भी करेगा और उसको सेंड भी कर देगा। लास्ट में हम देखें ये आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर हमारा इनपुट और आउटपुट वाला सिंबल आ गया जिसमें हमने पे चेक्स और रिपोर्ट्स की बात की। तो हमने कहा कि ये पे रोल चेक्स जो से हमने यहाँ पे बना दिए। यहाँ तक बेटा किसी को समझ ना आई हो? चलें, यहाँ तक हम आज अपना चैप्टर एंड कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6 चैप्टर्स। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ना है डीएफडी क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी होती है, डीएफडी क्या होती है, लॉजिकल डीएफडी क्या होती है, जो हाई लेवल या लो लेवल डीएफडीज हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, उनकी गाइडलाइंस क्या हैं उनको मेकिंग के लिए, कि अगर आपने एक अच्छा डीएफडी बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने बताना है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके सिंबल्स आपको थोड़े से याद होने चाहिए, सिंबल्स क्या क्या हैं। आप प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ फ्लो चार्ट बना के, और कोशिश करें कि एक एक फ्लो चार्ट बना के अपने अपने ग्रुप में वो भी मुझे सेंड कर दें। किसी भी चीज का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, उसी को समझ के उसी को रीड्रॉ कर दें, या जो भी आप करना चाहें, ठीक है। और फ्लो चार्ट की आप गाइडलाइंस जो सी हैं उसको भी याद करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा।